सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू प्रशासनिक गुरुकुल। और आज हम फिर अपना एमसीक्यू लेके आए हैं जो आपका ईपीएफओ एग्जामिनेशन में लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो आपके टॉपिक है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट जो है उससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोलता है कि आपका एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। मैंने आपको क्या बताया कि जितना भी ये डेफिनेशन है, अगर आप सारे एक्ट में जाएंगे अक्रॉस द लेबर लॉ आप देखेंगे सब सिंक्रोनाइज्ड है, सबकी डेफिनेशन रेफरेंस दिया जाता है। भाई आपने वेज एक्ट में दिया हुआ है तो वो कहीं पर अब कोड के बाद में तो फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि पहला तो यहाँ पे ये याद रखना कि ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है आपका आया था 1936 में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका अब देखते हैं वेज में कौन क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है, वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें आपकी तीन चीजें मैंने आपको तब भी बताई थी। बेसिक आपका सैलरी, वेज का आप सिंपली देख लीजिए। तीन चीज के अलावा अगर कोई भी चीज दी हुई है तो आप उसको क्या करना है, आपको उसको एक्सक्लूड करना है। तो पहली चीज क्या है आपकी? पहली चीज है आपकी बेसिक सैलरी, दूसरी डियरेंस अलाउंस जिसे आप डीए बोलते हैं, और चौथा क्या है, रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, ये है आपका बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। ये तीन चीज के अलावा कोई भी चीज आपको मिले तो उस पे आपको उसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होती। जैसे उसमें था बोनस इंक्लूड नहीं होता, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन वो इंक्लूड नहीं होता। फिर आपका एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, जैसे पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है वो इंक्लूड नहीं होता। फिर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं होता। फिर आपका कोई भी अदर सम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेजुटी जो आपकी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो है आपके इंक्लूड नहीं होते वेज की डेफिनेशन में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका एज पर द एक्ट नो पेमेंट पीरियड शैल एक्सीड। देखिए आपको पता है कि आपको सैलरी जो मिलती है वो डिफरेंट बेसिस पे मिलती है। कोई एम्प्लॉय जो रेगुलर बेसिस का होता है जनरली मंथली सैलरी उसकी होती है, बट अदर भी पीरियड है, मैंने बताए थे। पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका जो आपका पेमेंट जो पीरियड है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो क्या 1 मंथ, 2 मंथ, 6 या 7? तो जनरल आंसर है आपका ऑप्शन ए 1 मंथ। यहां पर अगर आप सेक्शन 4 देखेंगे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट का, ये क्या बोलता है, एवरी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस सेल फिक्स वेज पीरियड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सच वेज सेल बी पेबल, नो वेज पीरियड सेल एक्सीड 1 मंथ। इसका मतलब कि आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं, आप किस बेसिस पे, आवर के बेसिस पे दे सकते हैं। ठीक है, आप किस वीकली बेसिस पे दे सकते हैं, मंथली बेसिस पे दे सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 महीनों का एक साथ वेतन दिया जाए। ठीक है, तो 1 मंथ क्या है, मैक्सिमम लिमिट है आपकी कि आप वेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपने जो एम्प्लॉय है उसको। सेक्शन 4 बोलता है पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट से रिलेटेड। ये क्या बोलता है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट केम इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो क्या 73 में आया या 1976 या 75 या 2005 में आया? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आपका कब का है, 1976 का है। ठीक है, और इक्वल रिम्यूनरेशन देखिए जब भी इस एक्ट में कुछ जनरल प्रोविजन होंगे, जनरल प्रोविजन बेसिक आप ये याद रखना कि जो प्रोविजन आपको प्रोहिबिट करेगा क्या, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको सारे प्रोविजन नहीं पढ़ने हैं, आपको देखना है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट किस ईयर में आया, किस में आया, 1976 में आया। ये क्या करता है, ये बेसिकली ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर मैन और वुमेन को दोनों को इक्वल आपको क्या मिले, वेजेस मिले।
अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है इस सेक्शन पे जो मैंने आपको बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 5 है, 6 है, 7 है या 3 है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको आंसर बता दूं कि आंसर आपका सेक्शन 5 है। और एक बार सेक्शन 5 को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि एज पर सेक्शन 5 एम्प्लॉयर वाइल मेकिंग रिक्रूटमेंट फॉर द same work or work of similar nature or in any condition of service subsequent to recruitment such as promotion, training, transfer, कोई भी इस टाइप का केस है, ठीक है, shall not make any discrimination against women। ठीक है, जो वुमेन वर्कर है, जो वुमेन एम्प्लॉइज है, या जो भी जो आपके पास एप्लीकेशन आ रहे हैं उनमें आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सेक्शन 5 बोलता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का, जो कि आपका 1976 में आया। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट केम इनटू 1976। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन। तो एप्लीकेबिलिटी जो है इसकी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में अगर आप देखेंगे यहां पर ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका ये एक्ट कब का है? 1975 का है। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया आपका, ये है आपका 1975 का। अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, एंड एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 एंड मोर वर्कर। तो जिसमें 20 या 20 से ज्यादा है तो उस पर एप्लीकेबल होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन करेक्ट आपका सी है। ठीक है, अब आपका आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एज पर द बोनस एक्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोनस। देखिए इसमें बस सिंपल आप याद रखना, यहां पर आपका जो एक्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसमें 3 टाइप के बोनस की बात की गई है। आपका प्रॉफिट बेस्ड, कस्टमरी बोनस, अटेंडेंस बोनस, ये तीनों बोनस है। वॉलेंट्री कोई बोनस नहीं है। आप ऑप्शन याद रखना कि ये तीनों है इसमें। ठीक है, मैंने इसमें करेक्ट ऑप्शन वाला नहीं दिया, बट ये तीनों ही टाइप के बोनस आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 वाला जो एक्ट है आपका तीनों टाइप का बोनस मेंशन किए है। प्रॉफिट बेस्ड, कस्टमरी, अटेंडेंस बोनस। वॉलेंट्री बोनस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसे आता कि ए बी करेक्ट है या फिर ए बी सी करेक्ट है या फिर ऑल करेक्ट है या फिर बी सी करेक्ट है, तो इसमें ए बी सी आंसर आता। तीनों टाइप के बोनस का मेंशन है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद में भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन क्या बताता है आपका? एज एन एम्प्लॉई शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस अंडर द एक्ट इफ ही और सी इज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस फॉर। मैंने आपको तब भी बताया था कि आप किसी भी टाइप का क्या नहीं कर सकते, आप किसी भी टाइप का क्या बोनस लेने से डिस्क्वालिफाइड हो सकते हो अगर आपका डिसमिसल जो है इन सभी रीजन से हुआ है, और ये तीनों करेक्ट है। बस आप याद रखना, आप कोई फ्रॉड करते हैं, आप कोई भी वॉलेंट बिहेवियर करते हैं, ठीक है, कोई थेफ्ट आप करते हैं, उसकी वजह से अगर आपकी जॉब गई है, आपको डिसमिस किया गया है, आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो ये ऑप्शन डी आएगा। यही एक्सप्लेनेशन बोलती है। एक्सप्लेनेशन ये बोली है, एन एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस अंडर दिस एक्ट इफ ही और सी इज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस फॉर फ्रॉड हो गया, आपका वॉलेंट बिहेवियर हो गया, थेफ्ट हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या फंड, इस टाइप का भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी ऐसी इलीगल एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशन को जो है नुकसान पहुंचा रही है, उन सब से रिलेटेड अगर कोई भी चीज से आप डिसमिस हो रहे हैं तो आप बोनस का क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे। मैं और ज़्यादा जो आपके रिसेंट में जो प्रोविज़न आए हैं मैटरनिटी बेनिफिट से भी रिलेटेड, जो आपका एक्ट है उसके रूल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट जो आपका जो भी प्रोविज़न है उन सबको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप बार बार अपना जो बेसिक है
उसको रिवाइज करिए। और ज़्यादा कुछ आपको नहीं जाना कि आपको हर एक्ट पढ़ना है, बट एक्ट किस ईयर में आया, एक्ट में मेन थीम क्या है, उस थीम का किस सेक्शन में प्रोविजन है। 3 चीज़ें देखिए, मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी आप कोई एक्ट देखते हैं, आपने देखा होगा कि लेबर लॉ, आपके बहुत सारे लेबर लॉ है, लेबर एक्ट है आपके, लेबर लॉ से रिलेटेड एक्ट बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक्ट में आपको 3 चीज़ें जरूर देखनी है। पहला चीज़ देखिए आप किस ईयर में आया वो, ठीक है, एनफोर्स कब हुआ। दूसरा आपको ये देखना है कि उसकी मेन थीम क्या है, और वो जो थीम है उससे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन का सेक्शन क्या है, ठीक है। कोई अगर इंपोर्टेंट कोई डेफिनेशन कोई दी गई हो। और चौथा आपको ये देख लेना है कि उसमें कोई कमिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हो, बस ये आपको देखना है। इस कमिटी या बोर्ड का आपका जो मेंबर है, जो इनको स्टैब्लिश कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट कर रही है, एम्प्लॉयर कर रही है, कौन कर रहा है, ठीक है। ये 4 चीज आपको जरूर देखनी है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एनफोर्स कब हुआ, थीम क्या है, थीम का बेसिक प्रोविजन और उससे रिलेटेड मेन सेक्शन, फिर आपका डेफिनेशन जो और इंपॉर्टेंट अगर आपको लगे कोई, और फिर कमिटी, बोर्ड, कुछ भी ऐसा कोई स्टेब्लिशमेंट हो रहा है। जैसे हमने देखा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की बात थी स्टेब्लिशमेंट की, हमने देखा कि आपका नेगोशिएटिंग काउंसिल, नेगोशिएटिंग यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट की बात थी। तो इस टाइप की चीज़ें जो आपकी है, अगर ये सब हो रही है तो ट्रेड यूनियन की जैसे बात थी उससे रिलेटेड मेन प्रोविजन, तो ये सारी चीज़ है तो वो आप देख लेना। अदरवाइज आपको स्किप करना है, पेनल्टी पे नहीं जाना है, आपको बहुत सारे मिसलेनियस प्रोविजन होंगे, सब स्किप करने हैं, ठीक है। बस इन 4 चीज़ों पे आप फोकस करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।